हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल चिंटू लर्निंग पे। और मैं आपका दोस्त पंकज शर्मा। आज से मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। बायोलॉजी में मैं आप लोगों को 12 का बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है जेनेटिक्स। मैं आज वो पढ़ाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, इससे क्या फ़ायदा है। चलिए देखते हैं जेनेटिक्स। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं जेनेटिक्स। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी deals it deals with inheritance and variation in organism by sexual reproduction। तो ये जेनेटिक्स क्या है। तो यह जेनेटिक्स जो है वो बायोलॉजी का एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म का जो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसके बारे में जो क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या चेंज होता है, उसके बारे में मेनली पढ़ेंगे। तो आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यह इनहेरिटेंस और वेरिएशन क्या है, वो देखते हैं। सबसे पहले इनहेरिटेंस को लेते हैं। इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस जो है वो द ट्रांसमिटेड of traits from parents to progeny। तो ये इनहेरिटेंस जो है वो यानी अपने पेरेंट्स से प्रोजेनी में किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, वो है इनहेरिटेंस। और दूसरा जो है वो वेरिएशन क्या है। वेरिएशन जो है वो मेनली अपने फादर से बच्चा किस तरह अलग होता है, किस तरह डिफरेंट होता है, वही है वेरिएशन। तो वेरिएशन जो है वो डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम पेरेंट। यह वेरिएशन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तब तक लिखिए आप लोग। होंगे, अब इसको मिटा देते हैं। जेनेटिक्स में हम लोग देखें कि इनहेरिटेंस और हेरिडिटी क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि यह कितने तरह का होता है, जेनेटिक्स कितने तरह का होता है। तो टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स, तो हेडिंग करिएगा आप लोग, टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स। यह कितने तरह का होता है।
यह जो है वो मेनली 3 तरह का होता है। पहला जो होता है वो ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स होता है, दूसरा होता है मॉलिकुलर ऑफ जेनेटिक्स, और तीसरा जो होता है वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स होता है। तो चलिए लिखते हैं। पहला ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। दूसरा मॉलिकुलर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। और तीसरा जो होता है वह पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो यह जो ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स, मॉलिकुलर ऑफ जेनेटिक्स और पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिक्स, या जेनेटिक्स के 3 पार्ट होते हैं। इसमें मेनली हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स, यह हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे, और ये जो है ये 2 वो हम लोग मॉलिकुलर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे और ये पॉपुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स। हेडिंग करिएगा आप लोग ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स, यह क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस और वेरिएशन यानी ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, जो कि हमारा चैप्टर का मेन हेडिंग भी है। तो ठीक है, अब ये क्या है? तो द पेरेंट character transmitted to progeny with the help of genetic material is called इनहेरिटेंस, या इसको बोलेंगे ट्रांसमिशन, ठीक है। यानी जो पेरेंटल का कैरेक्टर है वो एक प्रोजेनी में विद हेल्प ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स के द्वारा जाता है, उसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स। समझ गए? अब इसको उतार लीजिए। अब ये जो है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स, वो किसने दिया था? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स किसने दिया था? तो आप लोग जानते होंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो जेनेटिक्स के फादर हैं। उन्हीं के इर्द गिर्द यह चैप्टर है। बहुत ही उन्होंने काम किया था पी प्लांट पे, कितने वर्षों तक किया था, कैसे किया था, कौन कौन कैरेक्टर लिए थे, सब पढ़ेंगे। आइए देखते हैं लाइन बाय लाइन। तो ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, genetics given by Mendel, by artificial hybridization in garden
पी। तो ठीक है, मेंडल साहब वो ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स दिए थे और वो गार्डन पी पे जो काम किए थे। अब बात आता है कि वो मेन बात वो गार्डन पी को ही क्यों चुने और दूसरा पर क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट किए, कितने वर्षों तक किए, आइए देखते हैं। सबसे पहले ही सिलेक्टेड पी प्लांट he selected pea plant for hybridization because it contrasting flowing character flowing लिखिए, तब तक लिख लिए होंगे। अब हम इसको रफ कर देते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि मेंडल जो है वो पी प्लांट ही क्यों लिए। पी प्लांट में क्या ऐसा खासियत था जो वो लिए। पी प्लांट कुछ और भी पौधा ले सकता है, पी प्लांट में ऐसा क्या था, चलिए हम लोग वो देखते हैं। और वो कितने स्पीड में अपना जो है वो एक्सपेरिमेंट चालू किए, कितने स्पीड तक किए, वो सब हम देखेंगे। आइए, तो मेंडल ने जो है वो मेंडल started his work in 1856 से 1856 ईस्वी से शुरू किया एंड completed in 1863 ईस्वी में। ये क्वेश्चनों नीट में क्वेश्चनों पूछता है इससे कि मेंडल ने कितने ईस्वी में अपना जो है वो एक्सपेरिमेंट चालू किए और कितने ईस्वी में ख़त्म किए। तो 1856 ईस्वी में उन्होंने चालू किया, 1863 ईस्वी में उन्होंने काम को ख़त्म किया, अपने एक्सपेरिमेंट को। अब बात उठता है कि उस पी प्लांट में ऐसा क्या क्या खासियत था, क्या क्या ऐसा खासियत था कि वो चुने, पी प्लांट को क्यों चुने, कोई और भी पौधा चुन सकते थे ना। तो आइए देखते हैं पी प्लांट में क्या क्या था। तो पी प्लांट का सबसे पहले तो लाइफ स्पेन शॉर्ट था। लाइफ स्पेन इज शॉर्ट। दूसरा जो था वो था बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग। इट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। तीसरा जो था इजीली कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन। और भी बहुत कुछ था पी प्लांट पे, इसीलिए उन्होंने पी प्लांट लिया। और वो जो है उन्होंने 7 ईयर तक उन्होंने काम किया पी प्लांट पे। 7 ईयर वर्कड इन पी प्लांट, ठीक है, उन्होंने काम किया। उसके बाद उन्होंने पी प्लांट में 7 पेयर करैक्टर उन्होंने देखा कि करैक्टर वो कौन कौन सा है। तो आप लोग लिखिए, शायद आप लोग लिख लिए होंगे। हम लोग इसको मिटाते हैं और वो 7 पेयर जो करैक्टर कौन कौन था अब हम वो देखेंगे एक चार्ट के ज़रिए से। वो चार्ट अब बनाएंगे हम लोग। मेंडल selected
Mendel selected 7 pair of contrasting trace in pea plant study by Mendel पी प्लांट। अब वो 7 पेयर जो है करेक्टर कौन कौन था, अब हम वो लोग देखेंगे एक चार्ट के जरिए से। चलिए चार्ट बनाते हैं एक चार्ट के जरिए से इसको हम समझेंगे और वो 7 करेक्टर कौन कौन सा था अब वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग करेक्टर लिखेंगे, और यहाँ पे कंट्रास्टिंग ट्रेस लिखेंगे। देखिए ये जो 7 पेयर जो करेक्टर है वो क्या क्या था बताते हैं आप लोग। ये करेक्टर है, ये कंट्रास्टिंग करेक्टर है। पहला जो मेंडल साहब लिए थे वो पहला स्टेम का हेड लिए थे। उन्होंने स्टेम का हेड देखा जा तो टॉल है या डॉर्फ है, ठीक है। उसके बाद फ्लावर का कलर लिए थे। फ्लावर का कलर में उन्होंने देखा था कि ये जो कलर जो है वो वायलेट है या वाइट है। उसके बाद उन्होंने फ्लावर का पोजीशन देखा था, फ्लावर का पोजीशन कहाँ पे है, एक्सियल पे है या टर्मिनल पे है। उसके बाद उन्होंने पॉड का शेप लिया था और उन्होंने देखा था कि यह जो पॉड का जो शेप है वो इन्फ्लेटेड है या कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। उसके बाद 5वां जो करेक्टर था वो पॉड का कलर था। पॉड का कलर उन्होंने देखा था कि ग्रीन है या येलो है। उसके बाद सीड का शेप देखे थे। सीड का शेप में उन्होंने देखे थे कि यह राउंड है या रिंकल है। उसके बाद सीड का कलर था। सीड का कलर में उन्होंने देखे थे कि यह येलो है या ग्रीन है। तो ये 7 पेयर जो करेक्टर है वो मेंडल दिए थे और वो अपने पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान पी प्लांट पे क्या क्या हुआ वो यही सब था, यही सब पे वर्क किए। ये टॉल कैसे होता है, डॉर्फ कैसे होता है, और वो क्रॉस भी करवाए थे। तो क्रॉस को हम देखेंगे और इस पूरे हाइपोथेसिस देने के बाद, पूरे एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो किस डिसीजन में पहुंचे थे अब हम लोग वो देखेंगे। तब तक के लिए हम लोग रफ कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपना जो क्या लॉ था, क्या रूल था दिए थे वो सब देखेंगे अब। तो Mendel proposed hypothesis after experiment 3 law of इनहेरिटेंस। तो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनका जो हाइपोथेसिस क्या था, वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को कितने भागों में डिवाइड किए थे, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो उनका लॉ था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लॉ था लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। तीसरा जो था वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये 3 लॉ दिए थे जिसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस,
लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब जो ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो ऑन ये बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और ये लॉ ऑफ सिग्रीगेशन जो है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, ये दोनों जो बेसिस है लॉ ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। और ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, हम लोग देखेंगे कि यह मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है और डाइहाइब्रिड क्रॉस